अगर आपने किसी पे चेक बाउंस का कुछ केस कर रखा है या आप पे कोई चेक बाउंस केस हुआ है, लॉ स्टूडेंट हैं या लॉयर हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हाल ही में 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लैंडमार्क गाइडलाइंस देते हुए पूरे चेक बाउंस के कानून को बदल दिया है। बहुत सारी गाइडलाइन दी, उनमें से 8 महत्वपूर्ण गाइडलाइन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके पूरे केस में एक बड़ा बदलाव आएगा। वो क्या 8 गाइडलाइन है, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं उस चेक बाउंस की नए जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त गाइडलाइंस दी है और बेसिक परिवर्तन लाया गया है इस चेक बाउंस के कानून को। और इस कानून के बाद और इस नई गाइडलाइन के बाद आपके केस में बहुत जल्दी डिसीजन आएंगे। अब वो क्या गाइडलाइन है वो हम जानेंगे, एक एक करते हुए सब पे डिटेल अपना एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, उसका समाधान हमारे पास है। नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करके घर बैठे आप एक कॉल पर अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और अगर ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। सबसे पहली गाइडलाइन, और वो है आपके सर्विस ऑफ समन को लेके। देखिए, आपको पता है हाल ही में एक रिसर्च आई, एक सर्वे आया, उसमें कहा गया कि आज भी इस देश में मोस्टली केसेस जो पेंडिंग है वो पेंडिंग है चेक बाउंस के। इनफैक्ट एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अंदर तो ऑलमोस्ट हाफ केसेस, यानी हर 2 में से 1 केस चेक बाउंस का केस है। तो आप समझ सकते हैं इस देश में चेक बाउंस के केसेस की कितनी भरमार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब टाइम आ गया कि हमें यहाँ पे गाइडलाइन देनी होगी। और ये जो चेक बाउंस केसेस की पेंडेंसी है, उसका सबसे मेजर कारण है कि जो कोर्ट सम्मन इशू करती है वो सर्विस ही नहीं हो पाता, आरोपी तक पहुंच ही नहीं पाता। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ी गाइडलाइन दी, जो पहली गाइडलाइन है कि सम्मन ऑफ सर्विस में चेंज किया गया है। क्या किया गया है? 2 प्रकार का चेंज। सबसे पहले दस्ती का ऑप्शन पहली बार इस कानून में दिया गया है। दस्ती का मतलब ये होता है कि सपोज जब आपने कोई किसी के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा डाला, कोर्ट ने उसको सम्मन इशू किए, तो पहले कोर्ट के थ्रू उसको सम्मन जाते थे। अब आपको पता है कि कोर्ट का प्रोसेस अगर यूज़ होगा तो कितना स्लो जाएगा, वो एक बार सम्मन नहीं होगा, वापस लौट के आएगा। देयर आर 100 इश्यूज इन दैट। लेकिन अब आपको पहली बार दस्ती का ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, DASTI, दस्ती। दस्ती का मतलब ये होता है कि जो परिवादी कंप्लेनेंट है उसका वकील उसकी एक कॉपी लेगा नोटिस की और वो खुद सर्व करेगा। यानी जनरली हम हाई कोर्ट्स में भी ऐसा करते हैं कि अगर सपोज हम किसी अगली पार्टी को नोटिस सर्व कराना है तो हम दस्ती का ऑर्डर भी लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें एक कॉपी दी जाए। तो हम एक कॉपी लेके अपने खुद के एंड से अगली पार्टी को हम स्पीड पोस्ट विद रजिस्टर्ड पोस्ट या जो भी हमें करना होता है एज़ पर दी लॉ वो हम करते हैं और उसकी रिसिप्ट संभाल के रखते हैं। वो रिसिप्ट और वो ट्रैकिंग रिपोर्ट हम वापस उस कोर्ट में पेश कर देते हैं और अगर वहाँ डिलीवर्ड हो जाता है तो ये माना जाता है कि नोटिस सर्व्ड हो गया है। तो वो अब आप चेक बाउंस केस में भी कर पाएंगे। जी हाँ, दस्ती का आपको ऑप्शन मिल गया है, दस्ती आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई चेक बाउंस केस फाइल कर रहे हैं, अगले को अगर नोटिस कोर्ट के थ्रू तो जाएगा ही जाएगा, आप एडिशनल मोड में दस्ती ले लीजिए, हाथ में वो नोटिस ले लीजिए, उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दीजिए, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट जो ट्रैकिंग रिपोर्ट आती है वो विद रिसिप्ट कोर्ट में पेश करके बता दीजिए कि डिलीवर हो गया है। तो कोर्ट उसको ये मान लेगी कि नोटिस हैज़ बीन सर्व्ड। है ना बड़ा ये मेजर स्टेप। और साथ ही साथ जो सर्विस ऑफ सम्मन है उसमें एक और एडिशनल मोड जोड़ दिया गया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मोड। जी हाँ, देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे हमको पता है कि IPC CRPC को चेंज करके जो नया कानून लाया गया उसमें डिजिटल मोड को लाया गया और उसी बात को ध्यान में रखते हुए चेक बाउंस केस में बदलाव किया गया है। और ये कहा गया है कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी किसी को नोटिस भेज सकते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, अगर इनसे आपने किसी को नोटिस भेजा और अगले को नोटिफाई हो गया है, उसको रिसीव हो गया है कि यस ये रिसीव द नोटिस, तो उस केस में उस सम्मन की सर्विस को माना जाएगा। बशर्त यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, आपका जिस स्टेट में केस है वहाँ के स्टेट में एक रूल्स बने होने चाहिए एज़ पर दी कानून। अगर रूल्स नहीं हैं तो अभी तक ये मोड आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल दिल्ली ने ऐसे रूल बना दिए हैं तो दिल्ली में ये चल जाएगा। हर स्टेट को आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ डिजिटल सम्मन के अभी तक रूल्स बने ही नहीं बने। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको इसके लिए एफिडेविट देना होगा कि यस ये जो आरोपी है जिसको हम नोटिस भेजना चाहते हैं या सम्मन भेजना चाहते हैं, उसका ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, वो इस पर मेरे से व्हाट्सएप पे बात करता था और मैं एफिडेविट दे रहा हूँ कि जो मैं नंबर दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ। क्योंकि ये एफिडेविट के बेसिस पे कोर्ट आप पे विश्वास करेगी और जो आपने नंबर दिया उस पर अगर आपने भेज दिया और कोर्ट को दिखा दिया कि डिलीवर्ड हो चुका है तो सम्मन को सर्व मान ली जाएगी। तो ये पहली गाइडलाइन है, पहला बड़ा पाथ ब्रेकिंग
रूल आया है जो कहता है कि आप दस्ती भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड से सर्व भी कर सकते हैं। दूसरी बात यहीं से निकल के आती है, जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि क्योंकि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड पे डिलीवरी का ऑप्शन दे रहे हैं तो हमें आप पे भरोसा है कि आप एफिडेविट जो देंगे वो सही होगा। और दूसरी गाइडलाइन भी ये कहती है कि अगर आपने एफिडेविट में कुछ गलत लिख दिया या झूठ बोल के किसी और के नंबर दे दिए और उसकी तामील करा दी और कोर्ट को बोल दिया कि सर नोटिस तो सर्व हो चुके हैं, और अगर आपने झूठा एफिडेविट दे दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए मेरे दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप किसी आरोपी से या पहले व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात करते हैं और आपके पास उसके सही नंबर हैं तो ही दीजिएगा, गलत इसका यूज़ मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर है तो प्लीज़ यूज़ इट, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मोड से फास्ट तो सर्विस किसी की हो ही नहीं सकती। तीसरी गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि पार्टी राजीनामा करना चाहती है, पेमेंट के ऑप्शंस कई बार नहीं मिलते, डीडी लाते हैं, कई बार चेक लाते हैं, वो एक चेक बाउंस केस में एक और चेक लेके आते हैं जो कई बार बाउंस हो सकता है। देयर आर 100 इश्यूज़। पहली बार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब सब कोर्टों के अंदर QR कोड लगेंगे। जी हाँ, कोर्टों के QR कोड लगेंगे। आप वहाँ जाओ कोर्ट में, अगर आपको अगली पार्टी सेटल करना है स्कैन करो, पेमेंट करो, उसकी रिसिप्ट दिखाओ और वहीं आपका केस सेटल। तो QR कोड को इंस्टॉल किया जाएगा पूरे कोर्ट प्रीमाइसेस में। चौथा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कई बार हम जब चेक बाउंस के केसेस देखते हैं प्रॉपर ड्राफ्टिंग ही नहीं होती है, XYZ जो बेसिक बातें होती है वो आप सही से लिखते नहीं और 100 चीज़ें और लिख देते हैं। तो उसके लिए हम इसमें चेंज करते हैं और हम एक मैंडेटरी कर रहे हैं सिनॉप्सिस को बनाना। दोस्तों अगर आपका कोई चेक बाउंस केस अब आपको फाइल करना है, ये गाइडलाइन बहुत ध्यान से सुनना। अगर अब आपके केस में वो सिनॉप्सिस आपने ड्राफ्ट नहीं किया तो वो चेक बाउंस केस को वैलिड नहीं माना जाएगा, वो आपकी ट्रायल को डिसमिस कर सकती है। चेक बाउंस केस के सिनॉप्सिस में आपको बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेगी, आपका नाम पता, अगले का नाम पता, चेक की डिटेल्स, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ, ये बेसिक बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है वो आपको उस सिनॉप्सिस में देनी होगी। मैं नीचे वैसे जजमेंट की लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक में आपको जजमेंट में सिनॉप्सिस का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आपको वो सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने वकील साहब को बताइएगा कि सर सिनॉप्सिस लगाइए, अदरवाइज ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। पांचवा और एक बहुत बड़ी गाइडलाइन वो ये थी कि जब भी चेक बाउंस केस आप फाइल करते हैं तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, यानी प्रसंज्ञान लेती है, और प्रसंज्ञान लेने से पहले सम्मन इशू करती थी। कैन यू बिलीव इट, पहली बार ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कॉग्निजेंस से पहले सम्मन इशू करना ज़रूरी नहीं है। आप बिना सम्मन इशू के कॉग्निजेंस ले सकते हैं क्योंकि आपको प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे किसी पार्टी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मेजर स्टेप है जिससे अब चेक बाउंस केस और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और अब हम आते हैं छठी गाइडलाइन पे। छठी गाइडलाइन ये है कि जो डिस्प्ले बोर्ड अब कोर्ट में लगाए जाएंगे, अब हर कोर्ट में दिखा जाएगा कि इस कोर्ट में कितने केसेस हैं, कितने पेंडिंग है, क्या डिस्पोजल हो गया, ताकि एक जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों को पता लगे। और अगर ज़्यादा केसेस पेंडिंग है तो उन कोर्ट पे भी प्रेशर होगा कि वो जल्दी से जल्दी केस डिस्पोज करें। तो अब डिस्प्ले बोर्ड लगा के एक जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी लाने का एक बड़ा कदम है। सातवीं गाइडलाइन आती है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरिम कंपनसेशन गिवन इन 143A। आपको पता था कि कानून में अमेंडमेंट लाया गया, 143A जोड़ा गया, जो ये कहता है कि इंटरिम कंपनसेशन यानी 20% आपको एज ए कंपनसेशन दिला जाएगा। लेकिन आप कंपनसेशन की एप्लीकेशन फाइल करते, उस पर उसको सुनते, अगली पार्टी को सुना जाता, कोर्ट ऑर्डर पास करती, कई महीने निकल जाते। तो हम सब वकीलों ने क्या सोचा कि कौन मूव करे 143 एप्लीकेशन, डोंट मूव इट, आगे बढ़ने दें, कन्विक्शन होगा तो सब एक साथ दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इस बात का भी सॉल्यूशन आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ट्रायल कोर्ट को हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि 143A पे कि एज सुन एज पॉसिबल आप जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी डिसाइड करेंगे और उसको अमाउंट दिलाने का आप ट्राई करेंगे। यहाँ आप डिले नहीं करेंगे और इसको आप कई महीनों तक नहीं लटका सकते। तो ये एक बहुत बड़ी गाइडलाइन है जो आपके कंपनसेशन के स्टेप को भी आगे बढ़ाएगी। और अब हम आते हैं लास्ट गाइडलाइन पे जो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। आठवीं गाइडलाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो है समरी ट्रायल वर्सेस समन ट्रायल को लेके। देखिए ये बड़े टेक्निकल लॉ के पॉइंट्स हैं, इसमें हम डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन आपको पास एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि ट्रायल कंडक्ट करने के कई तरीके होते हैं। सेशन ट्रायल होती है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होती है, और उन दो से सबसे नीचे होती है समन ट्रायल। ये सब ट्रायल के प्रोसीजर दिए होते हैं कि आपको कितने सीरियस ऑफेंसेस में कितनी सीरियस ट्रायल लेनी। जैसे अगर मर्डर रेप है सेशन ट्रायल होगी, चीटिंग का केस है तो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होगी, उससे कम सजा का केस है तो आपके समन ट्रायल होगी। यानी जैसा ऑफेंस वैसी ट्रायल्स होती है। आज भी मोस्टली एनआई केसेस में समन ट्रायल की जाती है। समन ट्रायल मतलब जो कम डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है और थोड़ा फास्ट चला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने नोट किया होगा कई सालों तक केस चलते हैं। अब उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा गया है
और एक जो नई तरह की ट्रायल जिसको हम कह सकते हैं वो समरी ट्रायल को इंट्रोड्यूस किया गया है। समरी ट्रायल मतलब नो डाउट हमारे भारत के बेसिक क्रिमिनल लॉ में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एज फार एज पॉसिबल अब हर चेक बाउंस केसेस को समरी ट्रायल की तरह ही डिस्पोज किया जाएगा। समरी ट्रायल यानी एक स्टेप और फास्ट, जहाँ पे बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत कम लॉ की दिक्कतें आएगी और फास्ट तरीके से फास्ट ट्रैक मोड पे केसेस को सॉल्व किया जाएगा, वो है समरी ट्रायल। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, फिर भी अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है कि हमें समरी की तरह नहीं समन ट्रायल की तरह केस को चलाना है, कई बार हो जाता है चेक का अमाउंट देख के या कई सारे घटक को देख के, तो उस केस में ट्रायल कोर्ट को ये रीजनिंग देनी पड़ेगी कि मैं क्यों समरी ट्रायल की तरह इसको ट्राई नहीं कर रहा और क्यों समन ट्रायल की तरह ट्राई कर रहा हूँ। तो ये कई सारे बदलाव लाए गए हैं, 8 गाइडलाइन लाई गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाइडलाइन जानने के बाद आपके केस में नहीं जाना जाएगी, और अगर आपका कोई केस पेंडिंग है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल तब होगा जब आप इस वीडियो को एटलीस्ट उस एक पर्सन को भेजें जिसके साथ कोई चेक बाउंस केस चल रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर भी कोई समस्या, नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करके आप घर बैठे मुझसे मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब लीगल शॉट चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव चेक बाउंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।